अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर के सिलसिले का सेकंड आर्टिकल है। इससे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टडी कर चुके हैं जिसमें इंटरेक्शन ऑफ लो एनर्जी रेडिएशंस विद मैटर हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने विजिबल लाइट को इंटरेक्ट करवाया था मेटल्स के साथ। तो यहाँ हमें एक्स रेज की स्कैटरिंग देखना है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ ग्रेफाइट टारगेट से। और ये इफ़ेक्ट सबसे पहले आर्थर होली कॉम्पटन ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में 1923 को स्टडी किया था। और he studied the scattering of X-rays by loosely bound electrons from a graphite target। और जो फाइंडिंग्स थी आर्थर होली कॉम्पटन की, वो फाइंडिंग्स ये थी कि इस केस में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से हट के, जिस तरह वहाँ तो हमने देखा कि वहाँ एक फोटान जाता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन उसे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि जो फोटान है वो अपना वजूद बरकरार रखता है। वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर तो कर देता है, लेकिन अपना आप भी, अपना वजूद भी बरकरार रखता है। और चूँकि उसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी होती है, वो दे चुका होता है कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, लिहाजा बाकी उसके पास अपनी एनर्जी कम होती है। इसलिए जो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज होती हैं, दैट वाज स्लाइटली लॉन्गर और लार्जर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। ये फाइंडिंग्स थी कॉम्पटन की कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज वाज स्लाइटली लॉन्गर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। कि इंसिडेंट एक्स रेज की निस्बत जो स्कैटर्ड एक्स रेज थी, उनकी जो वेवलेंथ है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है, एंड हेंस द एनर्जीज ऑफ द स्कैटर्ड रेज वर लोअर। और हमें पता है कि एनर्जी का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ इन्वर्स होता है। तो चूँकि स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ बड़ा होता है, लॉन्गर होता है, लिहाजा उसकी एनर्जी कम होती है। और यहाँ बात भी यही बनती है क्योंकि वो एक्स रेस जो इंसिडेंट हुई उस इलेक्ट्रॉन पर, उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो उनके पास जो बाकी बची वो कम एनर्जी बची। द अमाउंट ऑफ एनर्जी reduction depends on the angle at which the X-ray is being scattered। तो अब कितनी एनर्जी कम हुई, कितनी एनर्जी इम्पार्ट हुई उस इलेक्ट्रॉन को उस फोटान से, उस एक्सरे से, ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पर स्कैटरिंग हुई है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पर मैटर करता है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग के हिसाब से एक्स रेज अपनी एनर्जी आगे इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करती हैं। इस बारे में आगे रिलेशन के बाद हम बात करेंगे डिटेल के साथ। तो डेफिनेशन बाकायदा करें तो डेफिनेशन इस तरह से होगी, द फिनोमिना इन विच द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्स रेज इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इस फिनोमिना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। तो इसमें जो चेंज इन वेवलेंथ आता है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कह देते हैं। द चेंज इन वेवलेंथ delta lambda between scattered X-rays and an incident X-rays is called the Compton shift। अब क्लासिकल वेव थ्योरी जो थी वो इस इंक्रीज इन वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो कॉम्पटन ने जो सजेस्ट किया, कॉम्पटन ने जो इसको एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे उनको थ्योरेटिकली जब देखने की कोशिश की, तो उसने फिर
मॉडर्न व्यू को इस्तेमाल किया, फोटान का बिहेवियर इस्तेमाल किया, फोटानिक नेचर इस्तेमाल की, तो उस तरह से उसने जो एक्सप्लेनेशन की कॉम्पटन इफ़ेक्ट की वो बिल्कुल एग्री कर रही थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो इस तरह से इस फिनोमेना को हम ये भी कहते हैं कि ये पार्टिकल बिहेवियर ऑफ रेडिएशंस का एक प्रैक्टिकल प्रूफ देता है, ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट का फिनोमेना। तो आगे बढ़ने से पहले हम उसकी सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर बात कर लें। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सिंपल थी कि एक एक्सरे सोर्स था जिसमें से एक्सरेज आ रही थी। आगे हमने एक कॉलीमेटर कह लें इसे, इसको आप स्लिट कह लें, ताकि एक ही डायरेक्शन में जाने वाली रेडिएशंस को हमने फोकस करना है, बाकी रेडिएशंस को ये स्क्रीन रोक लेगी और एक खास इस स्लिट में से आगे निकलने वाली रेडिएशन सिर्फ जाएंगी। और यहाँ आगे ग्रेफाइट टारगेट है। ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर जब ये एक्सरेज हिट करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये स्कैटर कर देंगी और ख़ुद भी स्कैटर हो जाएंगी किसी खास एंगल पर। तो यहाँ अगर आने वाला फोटान इस इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है और इस डायरेक्शन में ये स्कैटर खुद होता है, इलेक्ट्रॉन यकीनन इस तरफ आएगा। आगे एक और फिगर में इसको वाज़े किया जाएगा। तो यहाँ ये जाएगा तो इस तरफ हमने एक टारगेट लगाया हुआ है, मूवेबल टारगेट है। तो ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर इस रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा और इस तरह से हम इस रेडिएशन का जो स्कैटरिंग एंगल है वो आसानी से मेजर कर लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये बनेगी और यहाँ जहाँ डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा उस लाइन के साथ हम इसका एंगल देख लेंगे। ये एंगुलर मेजर के लिए यहाँ पर ये स्क्रीन की ग्रेजुएशन हुई होती है। तो यहाँ अब हम कॉम्पटन की सजेशन की बात करेंगे कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस इफ़ेक्ट, कॉम्पटन ने एज्यूम किया था फोटान बिहेवियर कि रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स, पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटान्स। और ये भी कि चूँकि फोटान बिहेव्स लाइक पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि इसकी कुलियन जो पार्टिकल के साथ होगी यानी इलेक्ट्रॉन के साथ होगी वो जस्ट लाइक उन कुलियंस की होगी जो दो बिलियर्ड बाल्स के दरमियान, दो स्नूकर बाल्स के दरमियान होती हैं। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आर्थर होली कॉम्पटन आगे बढ़े थे और उन्होंने कहा था कि जब दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रहना चाहिए। तो पहली बात जो उन्होंने की कि इफ़ द इंसिडेंट फोटॉन कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इनिशियली, कि अगर एक इंसिडेंट फोटॉन, जिस तरह से ये फोटॉन आ रहा है, यहाँ भी इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है, ये फोटॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। तो फोटॉन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसे देगा, इसे इस तरफ स्कैटर करेगा, खुद इस तरफ स्कैटर हो जाएगा और अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन को, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, इसलिए जो बाकी एनर्जी उसके पास बचेगी वो कम बचेगी और उसका वेवलेंथ बड़ा होगा। तो the photon transfers some of its energy and momentum to the electron. Hence, energy and frequency of the scattered photon are lowered and its wavelength increases. जो फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी है वो तो स्कैटर्ड फोटॉन की कम हो जाएगी लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो अब हम एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को सेपरेटली देख लेते हैं कि रिलेटिविस्टिक कंजर्वेशन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि आने वाले फोटॉन की एनर्जी है HF। अब वो दो काम कर रहा है, यहाँ कोलिजन होती है तो पहले जो इलेक्ट्रॉन को हमने रेस्ट में एज्यूम किया, अब वो उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है इस डायरेक्शन में और ख़ुद लेस एनर्जी के साथ इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब है आने वाले फोटॉन की जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में है कि एक काइनेटिक एनर्जी बन गई इलेक्ट्रॉन की एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा उसके अपने पास रहा
और वो एच एफ प्राइम की सूरत में लॉन्गर वेवलेंथ के फोटॉन की सूरत में इस तरफ स्कैटर हो गया। तो मज़ीद इसको यहाँ पर लिख दिया कि एच एफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है, और एच एफ प्राइम एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो आने वाले फोटॉन का मोमेंटम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक हिस्सा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बना और दूसरा हिस्सा जो फोटॉन स्कैटर हुआ है उसके पास भी मोमेंटम का कुछ हिस्सा रहा। तो वो भी जिस तरह एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हुई, इलेक्ट्रॉन और कुछ अपने पास रही, इसी तरह से मोमेंटम भी कुछ इलेक्ट्रॉन को मिल गया और बाकी मोमेंटम उस फोटॉन के अपने पास रहा। तो इस तरह से ये मोमेंटम कंजर्वेशन का भी प्रिंसिपल यहाँ वर्क करता है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन भी होल्ड करती है। इसी मोमेंटम कंजर्वेशन को अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद आगे बढ़ाएं बात को, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स विच इज़ P इज़ इक्वल टू E/c। ये फार्मूला जो हमने लिया वो यहाँ से लिया, इज इक्वल टू mc², mc इंटू c। mc को हमने P लिख दिया मोमेंटम और ये c साथ आ गया, तो इज इक्वल टू pc या P इज इक्वल टू E/c हो जाएगा। और अगर हम एक फोटॉन की बात कर लें, फोटॉन के एस्पेक्ट से बात करें और एक फोटॉन को हवाला बना के बात करें, तो P विल बी इक्वल टू फोटॉन एनर्जी बाई C। एंड फोटॉन एनर्जी चूँकि हमें पता है HF होती है, HF बाई C होगी, और ये जो F बाई C है वो इस फार्मूला से V इज इक्वल टू F लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू V बाई F, या इसको इन्वर्ट कर लें तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू F बाई V हो जाएगा, या V की जगह C लिखें तो F बाई C इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ ये जो F बाई C है इसकी जगह हम 1 बाई लैम्डा लिखेंगे, तो P विल बी, यानी ये P विल बी इक्वल टू H बाई लैम्डा। ये फोटॉन का मोमेंटम आ जाएगा, इसको हमने फोटॉन थ्योरी में भी स्टडी किया हुआ है। अब चूँकि यहाँ पे स्कैटरिंग एट सम एंगल हो रही है, तो सिचुएशन को सही तरह से एनालाइज करने के लिए हम मोमेंटम को एक्स और वाई डायरेक्शन में मौजूद इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो चूँकि हमारा आने वाला फोटॉन एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका इनिशियल जो इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम होगा वो h बाई लैम्डा होगा, वो तो x डायरेक्शन में ही है। और जो इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ एज्यूम्ड एट रेस्ट, तो उसका मोमेंटम जो होगा इनिशियल वो ज़ीरो होगा। तो इंटरेक्शन के बाद चूँकि इंसिडेंट फोटॉन स्कैटर हुआ है एट एन एंगल ऑफ थीटा, और जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है वो एट एन एंगल ऑफ फाई स्कैटर हुआ है फोटॉन की इनिशियल डायरेक्शन से, तो इन दोनों के मोमेंटास को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू कंपोनेंट्स। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लूँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और ये स्कैटर हुआ है इस एंगल पर, और इंसिडेंट फोटॉन की इनिशियल डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो यहाँ से डाउन साइड इस तरफ होगा, और जो इसका एक्स कंपोनेंट बनता है वो होगा, अगर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन PE से हम रिप्रेजेंट करें तो PE cos ऑफ फाई इसका x कंपोनेंट होगा, और इसी तरह से इसका जो y कंपोनेंट होगा वो PE साइन ऑफ फाई होगा। और इसके साथ ये माइनस साइन भी लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो मोमेंटम का y कंपोनेंट है वो डाउन साइड आ रहा है। हमें पता है कि ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से जो डाउन साइड वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और जो अप साइड होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए हमने, चूँकि ये डाउन साइड है, इसलिए हमने इसके साथ माइनस ऐड किया। सिमिलरली स्कैटर्ड फोटॉन का जो स्कैटर हुआ एट एन एंगल ऑफ थीटा,
इसका जो मोमेंटम हम देखें तो ये दो हिस्सों में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये होगा h बाई लैम्डा प्राइम। लैम्डा के साथ प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ हमने लैम्डा प्राइम से लिखा है, तो h बाई लैम्डा प्राइम कॉस ऑफ थीटा इसका x कंपोनेंट होगा और इसी तरह से h बाई लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा इसका y कंपोनेंट होगा। तो जब हम x कंपोनेंट्स को देखेंगे तो जिस तरह हमने शुरू में बात की h बाई लैम्डा प्लस 0 विल बी इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ फाई प्लस h बाई लैम्डा प्राइम इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये होगी x डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन। इसी तरह से y डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी। हमें पता है कि ये चूंकि इंसिडेंट फोटॉन x डायरेक्शन में जा रहा है लिहाजा इसका y कंपोनेंट नहीं होगा, ज़ीरो होगा, और ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में है लिहाजा इसका मोमेंटम भी इनिशियल नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। और जो y कंपोनेंट्स हैं वो हमने देख लिए कि वो दोनों के हैं, यानी इनिशियल अलॉन्ग y डायरेक्शन 0 प्लस 0, मतलब कि बिफोर इंटरेक्शन दोनों का मोमेंटम y डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन है। इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो हमने देखा माइनस पी ई साइन ऑफ फाई है, और इसी तरह से जो फोटॉन का मोमेंटम है इसको हमने देखा h बाई लैम्डा प्राइम साइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया आफ्टर इंटरेक्शन इसका मोमेंटम। तो सिमिलरली हम इसको सामने ही रहने देते हैं इस अपनी इक्वेशन को। तो उस हिसाब से अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं मोमेंटम की 3, 4 और 5। 3 हमने जनरल इक्वेशन एक बनाई है कि P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, फिर फोर्थ इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम की इक्वेशन है, और उसके बाद हमने बनाई वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम की इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास जो वेव लेंथ में चेंज आता है, वेव लेंथ में शिफ्ट आता है, उसकी इक्वेशन बनेगी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, यानी स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ और इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंट का वेवलेंथ। तो दोनों वेवलेंथ्स में जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट विल बी इक्वल टू h बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसमें जो h बाई एम नॉट सी है दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। उसकी वजह ये है कि इसकी जो डायमेंशंस आती हैं ये लेंथ की आती हैं, और जब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट किया जाता है, तीनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, h है, c है और m नॉट मैस ऑफ रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब पुट की जाती हैं तो वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसकी जो रिज़ल्ट बनता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है वो 0.00243 नैनोमीटर बनती है, या 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर बनेगी, या पिकोमीटर में से लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेने का तरीका मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दिया है, और इसका यूनिट मीटर में आएगा। तो इसी तरह से इसमें जो कॉस थीटा आया है ये हमें ये बता रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट, यानी जो वेवलेंथ में चेंज आया है स्कैटरिंग के बाद, वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि स्कैटरिंग एंगल कौन सा है। तो इसके हवाले से भी हम आगे बात करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन की एक और फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज़ एक तो ये इक्वेशन होगी कॉम्पटन इफेक्ट को बयान करने के लिए एक इक्वेशन, कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन, और दूसरा अगर हम जिस तरह हमने पहले किया कि लैम्डा सी बाई एफ होता है, ये c इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की इक्वेशन से लिया हमने c बाई एफ। तो जब लैम्डा प्राइम होगा तो c बाई एफ प्राइम हो जाएगा, और जब लैम्डा होगा तो 1 बाई या c बाई एफ होगा। दोनों में से c कॉमन लेंगे और उस कॉमन c को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड होगा, और c जो पहले से मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई होके c स्क्वायर बन जाएगा। ये पहले से मौजूद c है और एक c यहाँ लैम्डा की वैल्यूज़ लिखने से आ गया, तो वही साइड पे आगे c स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस साइड पर 1/f प्राइम माइनस 1/f बच जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम 1/f प्राइम को इधर रहने देते हैं और 1/f को भी इस साइड पे ले जाते हैं, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन होगी और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन होगी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन, कॉम्पटन इफेक्ट की इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अब हम देख लेते हैं कि किस खास एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगी, यानी कब कॉम्पटन शिफ्ट 0.00243 नैनोमीटर के बराबर होगी। तो ये केस सिंपल है, जब थीटा 90 डिग्री हो, स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो, तो उस वक्त यहाँ cos 90 पुट करेंगे। cos 90 चूँकि 0 होता है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 इंटू एच बाई एम नॉट सी, एच बाई एम नॉट सी ही रहेगा। तो इस केस में ये जो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा है ये हमारा आ गया डेल्टा लैम्डा, यानी कॉम्पटन शिफ्ट एच बाई एम नॉट सी के बराबर, और एच बाई एम नॉट सी कॉम्पटन वेवलेंथ होता है। तो ये इस केस में कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आएगा। तो इस इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी पर कॉम्पटन को 1927 को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। और मज़ीद ये इफ़ेक्ट हमें इस बात की एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो पार्टिकल नेचर के साथ इंटरेक्शन का अमल होता है, यानी ये फिनोमिना हमें रेडिएशंस की जो फोटान वाली नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है, उसको उसकी कंफर्मेशन देता है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है। यानी पार्टिकल्स की, वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर होती है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि थ्योरेटिकली हमने जब उसको फोटान वाली नेचर को एज्यूम करके मोमेंटम की इक्वेशंस बना के कॉम्पटन शिफ्ट का रिलेशन डिराइव किया, तो ये रिलेशन बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के इन अकॉर्डेंस था। तो इस तरह से ये बात साबित हुई कि वाकया ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो एक्स रेज हैं, उनकी पार्टिकल नेचर होती है, और जो इंटरेक्शन होती है उसकी मैटर के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो पार्टिकल नेचर के तौर पर होती है। थैंक यू।